चलिए पता लगाते हैं एक ऐसा आंसर कि आखिर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाइनीज़ फ़ोन खरीदना क्यों पसंद करते हैं। लेकिन इसका जवाब पता करने के लिए हमें जो है ना थोड़ी सी पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो हिस्ट्री ये है कि जब इंडिया में नए नए स्मार्टफोन्स आना चालू हुए थे ना, यानी कि अराउंड 2010 या उससे जस्ट पहले आपको नए नए स्मार्टफोन्स देखने को मिले थे। जैसे बात करें उस समय नोकिया की लूमिया फ़ोन्स आते थे, विंडोज़ ओएस वाले, वो आप लोग को याद होगा। सैमसंग के उस समय बारडा ओएस के साथ आते थे, S सीरीज़ नई नई निकाली थी, एंड्रॉइड के अंदर वो अभी अभी कूदे थे, वो बात हो जाती है। इसी के साथ उस समय आपको सोनी के फ़ोन्स देखने को मिलते थे, HTC के फ़ोन्स देखने को मिलते थे। यार मतलब ज़माना था ना काफ़ी ज़्यादा अलग था, और उस समय में कोई चाइनीज़ कंपनी इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलती थी, ये बात बिल्कुल फैक्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही उस समय ज़्यादातर जो लोग थे ना वो स्मार्टफोन नहीं, वो एक फ़ीचर फ़ोन चलाते थे। यार ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। खैर उस समय जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे चल रही थी। स्मार्टफोन्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, ज़्यादातर लोग उस समय फीचर फ़ोन खरीदते थे। अराउंड 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती है। सबसे पहले तो एक चीज़ रहती है कि मार्केट में आपको एक चाइनीज़ डुप्लीकेट फ़ोन्स याद है, बिल्कुल मतलब 2-3 हज़ार रुपये में आपको एक फ़ीचर फ़ोन देखने को मिलेगा। खूब सारे फीचर होंगे, बड़े बड़े स्पीकर होंगे, 4 सिम कार्ड लगेंगे, 8 मेमोरी कार्ड लगेंगे। इस टाइप के कुछ मोबाइल फ़ोन्स देखने को मिले थे ना, मतलब कोई ब्रांड भी नहीं होता था उसके अंदर, कोई फालतू का फ़ोन नहीं होता था, और वो मार्केट में चाइनीज़ फ़ोन की तरह से पॉपुलर थे। वैसे उनको बेचना इलीगल था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आते थे, कैसे आते थे। वो चीज़ मार्केट में ना धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक लगाई थी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स में IMEI नंबर भी नहीं होता था, तो गलत चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा था। लेकिन ये चीज़ें ना बंद हो गई। लेकिन जब ये चीज़ बंद हो रही थी ना, तब एक स्पेस खाली छूट गया। यानी कि मार्केट में डिमांड थी कि जो लोग हैं ना वो एक सस्ते में अगर उन्हें एक फ़ोन दिया जाए तो वो लोग खरीदना पसंद करेंगे। और वहाँ पर आती है हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज। जैसे बात करें माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, लेमन टी, मतलब लेमन होती है, तो उन सब के जो फ़ोन्स थे ना वो आपको देखने को मिले। लेकिन उस समय जो कंपनीज थी ना वो एक फ़ीचर फ़ोन बनाती थी, यानी बटन कीपैड वाला फ़ोन बनाती थी। कुछ लोगों ने टच स्क्रीन बेस्ड फीचर फ़ोन बनाए थे। फिर 2011 के बाद से जो कंपनीज है ना धीरे धीरे एंड्रॉइड वाले मार्केट में आई। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या थी? ये जो कंपनीज थी ना ये रियलिटी के अंदर बाहर से फ़ोन ला रही थी और रीब्रांड कर रही थी। अगर हम बात करें उनके नॉर्मल फ़ोन की, तो वो भी आपको बाहर से देखने को मिलते थे, उन पर रीब्रांड का ठप्पा लगता था, और वो आपको इंडिया में देखने को मिलते थे। तो ये बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो जो चाइनीज़ कंपनीज थी ना ये बाहर तो अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन बनाती थी, लेकिन इंडिया में इनकी ज़रूरत नहीं थी और इंडिया में अपने फ़ोन्स नहीं बेचती थी। इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज ने किया जो इंडिया की थी, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन हो गई, ये बाहर जाती थी, उनको बोलती थी कि आप हमें फ़ोन दो, हमारा पीछे लोगो लगा दो और आप इतना पैसा ले लो और इतनी यूनिट्स आप इंडिया में शिप कर दो। और इंडिया में जो कंपनीज है आपके पास फ़ोन बेचती थी, यानी कि बाहर के चाइनीज़ फ़ोन को रीब्रांड करके इंडिया में बेच रही थी। काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स है ना वो कूल पैड ने उसे रीब्रांड करके बेचा है। मतलब कि कूल पैड के फोन्स को माइक्रोमैक्स रीब्रांड करके इंडिया में बेच रही थी। यार ये जो चीज़ है ना चल रही थी अप्रॉक्सीमेटली 2014 तक। 2014 में एक ऐसा समय भी आ गया था जहाँ पे जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज है ना वो एक अपने टॉप लेवल पे पहुंच रही थी। यानी कि वो एक ऐसा साल था जहाँ पे माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया था। और उस समय इंडिया में दूसरी कंपनीज भी आपको देखने को मिल रही थी, HTC थी, सोनी भी देखने को मिल रही थी, इन सब का। लेकिन जो मार्केट शेयर था ना धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन जो एक मेजर शिफ्ट आया ना वो आया 2014 में, क्योंकि 2014 में लगातार काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज की इंडिया में एंट्री। जैसे बात करें Xiaomi, Vivo, दोनों ही 2014 में एंटर हुई थी। इसके अलावा Oppo भी पहले से थी, Jio ने भी पहले से थी, वो भी उस साल एग्रेसिव हो गए। लेकिन ये नहीं है कि हमें सिर्फ सक्सेसफुल कंपनीज देखने को मिली, हमें कुछ ऐसी कंपनीज भी देखने को मिली जिन्होंने 2014, 15, 16 में एंट्री ली इंडिया के अंदर, लेकिन आज वो कहीं देखने को नहीं मिलते। एग्जाम्पल बात करें कूल पैड, वो आई थी चाइनीज़ कंपनी, उसने भी अच्छे फ़ोन बनाए, वो इंडिया के मार्केट से बाहर होगी। लीको आई थी, उसने भी अच्छे फ़ोन बनाए, वो इंडिया के मार्केट से बाहर हो गई। एक जोपो आई थी, जोलो आई थी, और भी काफ़ी अलग अलग टाइप के फ़ोन्स कंपनीज देखने को मिली थी जो कि इंडिया के स्मार्टफोन में धूम मचाई थी उन्होंने। लेकिन 1-2 फ़ोन के बाद कंपनीज है ना लगभग गायब हो गई। लेकिन जो कंपनी सर्वाइव कर गई ना उनकी स्ट्रैटेजी ये थी उन्हें कि हाई एंड स्पेसिफिकेशन कम से कम दाम में दो, ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करो, और तीसरी चीज़ थी आफ्टर सेल सर्विस पर भी ध्यान दो। क्योंकि उस समय जो माइक्रोमैक्स या दूसरी कंपनीज के जो फ़ोन्स थे ना उनके साथ ये रहता था कि फ़ोन तो उन्होंने दे दिया, स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक दे दी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही, अपडेट्स नहीं मिल रहे, फ़ोन में आगे चल के प्रॉब्लम आ रही है। और जो लोग थे ना इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और इसलिए जो स्विच था ना वो आपको देखने को मिला चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। खास बात ये थी कि चाइनीज़ कंपनीज थी ना ये अपने जब फ़ोन्स लेके आई थी ना तो उनके फ़ोन में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी और स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी मिलती थी। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ,
एक नॉर्मल एक LG सैमसंग का फ़ोन लो जो 20-25 हज़ार का आता है, और आप एक फ़ोन लो 10-15 हज़ार रुपये का जो कि आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से मिलता है, और एक 10,000 रुपये का फ़ोन लो जो आपको किसी चाइनीज़ कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। तो 10,000 के फ़ोन में आपको ऐसी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, मतलब कुछ इस टाइप के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सैमसंग 20-25 हज़ार रुपये में दे रहा है, जो 15,000 का माइक्रोमैक्स है उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। इवन ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट भी दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस को भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, और इसलिए जो पॉपुलरिटी थी इन कंपनीज की वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से हो गई, क्योंकि मार्केट में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि आपको कम दाम में एक अच्छा और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देखने को मिल रहा था। और इसी के चक्कर में जो पूरा मार्केट है ना वो डिस्टर्ब हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। पिछले 5 साल में अगर हम पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को देखा तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो इंडिया का मार्केट छोड़ के चली गई। HTC सोनी काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे बड़ी एक ज़माने में कंपनीज हुआ करती थी, मार्केट में आज से गायब हो चुकी हैं। ब्लैकबेरी हुआ करती थी, वो भी गायब हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी भी कंपनीज हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से आपने LG कोई ढंग के फ़ोन इंडियन मार्केट में नहीं देखे। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसका मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो रखा है। यहाँ तक कि आपको नॉन चाइनीज़ कंपनीज भी देखने को मिली थी जिन्होंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है टाइवानीज कंपनी असूस का। ज़ेनफोन 1 काफ़ी अच्छा हिट साबित हुआ था, इंटेल के प्रोसेसर के साथ आता था। ज़ेनफोन 2 आया था जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन अच्छी थी, 22,000 में अच्छा फ़ोन था। ज़ेनफोन 2 लेज़र 2016 या 2015 का वन ऑफ द बेस्ट फोन्स में से गिना जाता है। लेकिन उसके बाद जब ज़ेनफोन 3 आपको देखने को मिला ना यार, उसके अंदर सारी कहानी बदल गई। फ़ोन को कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव बना दिया उन्होंने, और जो वैल्यू फॉर मनी का टैग था ना वो अब उससे चला गया, इसलिए लोगों ने उसे खरीदना पसंद नहीं किया। जो ज़्यादातर लोग थे वो चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन के ऊपर जाना पसंद करा उन्होंने। उसके बाद एसुस को बाद में अकल आई तो मैक्स प्रो M1, मैक्स प्रो M2 जैसे फ़ोन निकाले। लेकिन पिछले 1 साल से क्या हुआ, उनका कोई भी ढंग का फ़ोन आपको देखने को नहीं मिला। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M3 का जो इंतजार है वो लगभग लोग 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। इसी के साथ ही बात करें तो असूस का ROG फ़ोन 2 जो पिछले साल रिलीज़ हुआ था 38,000 रुपीज़ का, वो आज 40,000 रुपीज़ का मिल रहा है। मतलब 1 साल में तो कीमत उसकी 2,000 रुपये बढ़ गई, और कौन सा आदमी उसको 40,000 रुपये का फ़ोन लेगा। मतलब मार्केट में अगर कोई नॉन चाइनीज़ फ़ोन खरीदने जाए, किसी को एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो उसका जो लेटेस्ट फ़ोन है वो 40,000 रुपये का, वो भी 1.5 साल पुराना। ये बात हो जाती है। इवन नोकिया के साथ भी सिमिलर कैसे, नोकिया जब री एंटर हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर तो उसे लग रहा था कि वो पिकअप कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ की तरफ से इतना अच्छा कंपटीशन था कि नोकिया सस्टेन नहीं कर पाई। रिसेंटली जो नोकिया वो फीचर फ़ोन बना रही है अभी के समय में भी, जो एक काम वो पहले किया करते थे। इवन नोकिया के भी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराने, और उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसर होते हैं ना वो भी थोड़ा आउटडेटेड हो रखा है। और यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज है ना वो लीड ले गई। लेकिन एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो सैमसंग जैसी कंपनी जहाँ पर उनके J सीरीज़ और ऑन सीरीज़ के फ़ोन आपको देखने को मिलते थे जिनमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, सेंसर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते थे, जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं थी, वो चीज़ सैमसंग ने बंद करी और अपनी M सीरीज़ और A सीरीज़ को पॉपुलर किया। M सीरीज़ में आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन देखने को मिले, A सीरीज़ में कुछ अच्छे फ़ोन देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन भी अच्छे देखने को मिले जो कि अच्छे हैं लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी चाइनीज़ कंपनी एग्जाम्पल रेडमी, रियलमी को ले लें तो वो काफ़ी कम पैसे में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे देती है। तो देखा जाए तो अगर हम वैल्यू फॉर मनी, स्पेसिफिकेशन और प्राइस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पैसे की जो ज़्यादा वैल्यू मिल रही है वो चाइनीज़ कंपनी की तरफ से मिल रही थी, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसकी तरफ स्विच कर गए। और वहीं बात करें ऑल्टरनेटिव में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी को अगर कोई ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकता है तो ही वो वहाँ पे जाता है। तो यार देखा जाए तो ये एक रीज़न हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही बात की जाए तो जो चाइनीज़ कंपनी है ये अपना जो फ़ोन है ये इतना सस्ता बेच कैसे देती है। पीछे की सच्चाई ये है कि जो कंपनीज है ना ये एक्चुअली हार्डवेयर पर इतना प्रॉफिट नहीं बनाती। हार्डवेयर क्या रहता है कि जैसे बात करें Xiaomi का, रियलमी का, इनके बारे में कहा जाता है कि 5% 10% प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं। लेकिन रियलिटी और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स में बात करें तो 5% 10% अगर कोई कंपनी अपने एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बना रही तो उसको सस्टेन नहीं कर सकती। मतलब 15 से 20% तो उसे मिनिमम चाहिए अगर उसे इंडिया में रहना और ग्रो करना और ग्लोबली एक्सपेंड करना है तो इतना चाहिए। लेकिन Xiaomi सिर्फ ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि हार्डवेयर को वो सब्सिडाइज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी कि हार्डवेयर को सस्ते में बेचो और बाकी का जो पैसा बनाना है ना वो सॉफ्टवेयर से कमाओ। यहाँ नहीं कि मतलब आपने एक Xiaomi का, रेडमी का फ़ोन खरीदा किसी ने, उसने तो एक बार को पैसा दे दिया, लेकिन एक बार जब फ़ोन उसके हाथ में आएगा ना तो उसके हाथ में उसे एड्स देखने को मिलेंगे, ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज होंगी जिसका यूज़ करके जो कंपनी है जैसे Xiaomi होगी वो आगे चल के पैसा बनाएगी। इवन एड्स की जो प्रॉब्लम है वो 2018 से हम नोटिस कर रहे हैं Xiaomi के फ़ोन के साथ, और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सिर्फ ऐसा इसलिए क्योंकि जो Xiaomi ना वो एड्स से ज़्यादा पैसा बनाएगी। यानी कि अगर किसी आदमी ने एक फ़ोन खरीदा Xiaomi का, वो आने वाले 1.5-2 साल तक यूज़ करेगा ना तो 1.5-2 साल तक वो जितने भी
एड्स देखेगा ना, सबसे जो Xiaomi है ना वो पैसा बनाने वाली है यार, ये बात हो जाती है। तो देखा तो उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो इस चीज़ पे टिका हुआ है। इवन Realme भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। और अगर आपको बॉयकॉट करना है Xiaomi और Redmi को, तो शायद अच्छा तरीका ये है कि आप इनके फ़ोन तो ले लो, क्योंकि फ़ोन पे टेक्निकली देखा जाए तो एक तरह से लॉस ले रहे हैं, आप तो ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं रहे हैं। जो मेन प्रॉफिट बनाते हैं ना वो सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर से प्रॉफिट बनाने के लिए रोकना है ना, तो इनका फ़ोन खरीदो, उसके अंदर कस्टम रोम फ्लैश कर दो, उसके बाद इनके फ़ोन के अंदर एड्स ही नहीं आएंगे और इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो फेल हो जाएगा। तो एक जोक की तरीके से बात हो जाती है, लेकिन रियलिटी में ये जो चीज़ है ना की जा सकती है अगर किसी को करना है तो देखा जाए तो पूरा जो बिजनेस मॉडल है ना इन्होंने अपना थोड़ा शिफ्ट किया, इसलिए वो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी के फ़ोन्स काफ़ी कम प्राइस में दे पाए। यहाँ पे इन्हें फ़ायदा मिला और जो मार्केट था ना वो कैप्चर किया। तो देखा तो यही एक रीज़न है। लेकिन क्या सिर्फ यही चाइनीज़ कंपनीज रहेंगी आने वाले फ्यूचर में? वेल, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय कोई इंडियन कंपनी आ जाए या फिर कोई ताइवान या कोरियन कोई दूसरी कंपनी भी आ सकती है इंडिया के मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस है। लेकिन अगर वो उस प्राइस के अंदर एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन को अवेलेबल नहीं करवा पाती तो वेल वो भी मार्केट से बाहर हो सकती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंपनी आती है जो कि चाइनीज़ फ़ोन, जैसे कि कोई भी फ़ोन ले लो, जैसे Xiaomi का फ़ोन ले लो, वैसे ही सिमिलर स्पेसिफिकेशन दे, लेकिन सिमिलर प्राइस रेंज में दे या फिर थोड़े से प्राइस रेंज में ज़्यादा दे, लेकिन अगर वो कंपनी इंडियन होगी ना, तो मेरे को लगता है कि आज के समय में कैसा पोटेंशियल है, ऐसा मार्केट का सेगमेंट खाली है जो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। और तब ऐसा लगता है कि शायद आगे चल के कोई इंडियन कंपनी इस चीज़ को हासिल कर सकती है। वेल, आने वाला फ्यूचर कोई सा भी हो सकता है। होप्स हो कि आने वाले फ्यूचर में हमें कोई इंडियन कंपनी देखने को मिले जो कि इंडिया की तरफ से हो, इंडिया में अपने फ़ोन को बनाए और काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। क्योंकि जब तक इंडियन कंपनी इंडिया में अपने फ़ोन्स को नहीं बनाएगी और अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन्स को नहीं देगी ना, तब तक ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो उसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो यार आखिर यही रीज़न हो जाता है कि आखिर जो लोग हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन खरीदना क्यों पसंद करते हैं। वैसे आप लोगों के पास कौन सी कंपनी का फ़ोन है, वो उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा है, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप समझना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।